Welcome friends, today's session. Today we are going to calculate sum number 4 based on the chapter structure of balance sheet, and we are supposed to prepare in this sum vertical balance sheet as per Companies Act. As per Companies Act 2013. So this is what is the information given from the following particulars of CSK Limited as on 31st December 2014. Prepare vertical balance sheet. So balances are given to you, and first what we are doing always, we are classifying the points depending on the notes in which we are going to record them. So first we will classify them. हम सबसे पहले इनको क्लासिफाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कि कौन सी चीज कहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, कौन से नोट्स में रिकॉर्ड करनी है, इससे हमारा काम आसान हो जाता है. चलिए तो चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पे. लोन फ्रॉम मुथूट फाइनेंस, यानी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ली गई है, तो इसको हम कहाँ दर्शाएंगे सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में. चलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ. अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेबिट बैलेंस है यानी नेगेटिव बैलेंस है, ये डिडक्ट किया जाएगा. कहाँ आता है सर, कहाँ दर्शाएंगे सर? रिजर्व्स एंड सरप्लस. चलिए फिर डेटर्स. डेटर्स कहाँ आएंगे सर? तो डेटर्स आएंगे कौन से नोट्स में सर? ट्रेड रिसीवेबल्स. फिर आते हैं कॉपीराइट्स. ये ऐसी एसेट है जो दिखती नहीं है फिर भी बिकती है. कॉपीराइट्स सर ये इनटेंजिबल एसेट्स मानी जाती हैं, और ये इनटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में हम इसको दर्शाएंगे. कैपिटल, ये सम अपने आप में अनोखा है क्योंकि कैपिटल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो हमें कैपिटल बाद में ढूंढना होगा. वैसे कैपिटल आता कहाँ है, ढूंढ के हम उसको कहाँ दर्शाएंगे सर? शेयर कैपिटल. या कैपिटल भी लिखेंगे तो चलेगा. फर्नीचर, फर्नीचर एसेट होती है इतना पता है, फिक्स एसेट होती है, लेकिन इसे दर्शाएंगे कौन सी हेड में? हम एग्जैक्ट क्या हेड लिखेंगे? एज पर कंपनीज एक्ट सर लिखेंगे टेंजिबल एसेट्स. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल, हमें बिल्स पे करने हैं तो हमारी लायबिलिटी है, कंपनी की लायबिलिटी. तो ये कहाँ जाएगा सर? लायबिलिटी सेक्शन में. कौन से हेड में जाएगा सर? ट्रेड पेएबल्स यानी कि टीपी. चलिए एक और फिक्स एसेट की बात हो रही है, लैंड एंड बिल्डिंग. बट इसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये कैसी एसेट हो गई सर? टेंजिबल एसेट्स. डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे होते हैं जब कंपनी स्टार्ट की जाती है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की मान सकते हैं हम, इसे कह सकते हैं. तो जो इनिशियल स्टेज के शुरुआत के जो खर्चे होते हैं सर, वो ये खर्चे हैं, और ये जब कंपनी स्टार्ट करनी होती तब के खर्चे होते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है. तो इनको हम किस हेड में दर्शाएंगे सर? वैसे इनका नाम, दूसरा नाम फिक्टिशियस, मीन्स ये जिस हेड में दिखाया जाता है वह फिक्टिशियस एसेट, और हम इसका जो एग्जैक्ट टाइटल है वो है अदर नॉन करंट एसेट्स, यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स की कॉलम में हम इसको दर्शाएंगे. प्रोविडेंट फंड, नॉर्मली यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट से कि वो फंड देखते हैं ना तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल देते हैं. तो सारे फंड्स जरूरी नहीं कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही जाए, कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जो कहीं और दर्शाए जाएंगे. तो प्रोविडेंट फंड जो है सर, ये लायबिलिटी, ये कंफर्म है, लेकिन ये कहाँ दर्शाया जाएगा सर? ये प्रोविडेंट फंड जो होता है रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे वर्कर्स को दिए जाते हैं सर. तो ये प्रोविडेंट फंड कहाँ दर्शाया जाएगा सर? इसको दर्शाना है लायबिलिटी साइड पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए तो लॉन्ग टर्म बात हो गई सर, तो ये जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन. वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए प्रोविजन किया जाएगा, और ये काफ़ी सालों से प्रोविजन इसका किया जाता है. हर महीने कुछ रकम डिडक्ट की जाती है उनकी सैलरी में से, और पीएफ के तौर पे पीएफ अकाउंट में जमा होता जाता है. क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ये कौन होते हैं सर? जिनसे हमें उधार मिलता है सर, यूँ समझ लीजिए लोन मिलती है, यानी क्रेडिट पे गुड्स मिलती है, लोन तो नहीं लेकिन क्रेडिट पे गुड्स मिलते हैं, यूँ समझ लीजिए. तो क्रेडिटर्स जो है वो सर ये हो गए हमारे, ये कहाँ जाएंगे सर? लायबिलिटी सेक्शन में आएगा ये कंफर्म, लेकिन कहाँ दर्शाएंगे हम इसको? ट्रेड पेएबल्स में, टीपी. ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क
फिर से ये आएगा इनटेंजिबल एसेट्स। कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये तीन बेसिक चीजें ज्यादातर ये पूछते हैं, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। पब्लिक डिपॉजिट, यानी पब्लिक से डिपॉजिट लेने की बात हो गई, ऐसा हो सकता है। चलिए, तो पब्लिक डिपॉजिट कहाँ दर्शाएंगे हम, वेयर इट विल बी शोन। पब्लिक डिपॉजिट कहाँ पे आएगा सर, वेयर द पब्लिक डिपॉजिट विल बी शोन। जस्ट अ मिनट। या पब्लिक डिपॉजिट विल बी शोन वेयर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सेक्शन, लायबिलिटी हो जाती है, पब्लिक से हम डिपॉजिट ले रहे हैं, तो यानी फ्यूचर लायबिलिटी हो जाएगी हमारी। 5 साल के लिए, 10 साल के लिए जो ड्यूरेशन फिक्स किया गया, उस ड्यूरेशन के हिसाब से हम ये एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से, यानी कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, एक तरीके से लोन ले रही है पब्लिक से। बोरोइंग्स कहते हैं लोन को, बोरोइंग्स का नाम दिया गया है, टाइटल दिया गया है वही। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर आप जानते हैं क्या है सर, फर्नीचर हमने आपको दर्शा दिया है पहले से ही, टेंजिबल एसेट्स, उस पे डेप्रीशिएशन की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ दर्शाना होगा सर, ये जो फर्नीचर का बैलेंस है 74,000, उसमें से डेप्रीशिएशन डिडक्ट करेंगे, दिखाएंगे कहाँ पे सर, उसी कॉलम में, टेंजिबल एसेट की कॉलम में। चलिए, एक और लोन की बात हो रही है, बंधन बैंक लोन। तो बंधन बैंक लोन, ये एक तरीके से एक और बोरोइंग्स हो, बोरोइंग आ रही है। एक मुथूट लोन दिख रहा था, मुथूट के पास से लोन लिए, बंधन बैंक से भी लोन लिए, काफी लोन ले रखी है। चलिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इसको दर्शाएंगे। एक फंड आ रहा है, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, फंड का एक तरीके से बनाया गया है फंड, कुछ अगर हादसा हो जाए वर्कर्स के साथ तो उनको कॉम्पेंसेशन के तौर पे देने के लिए फंड कंपनी के पास होने चाहिए, तो उनका भी प्रावधान किया गया है सर। तो इसे हम कहाँ दर्शाएंगे, एंड सरप्लस में जाएगा। गुडविल, गुडविल इज ए इनटेंजिबल एसेट्स, कभी दिखती नहीं है फिर भी बिकती है, क्रिएट होती है, बिकती है, तो इसको हम इनटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में रखेंगे। कैश करेंगे, ऐश विथ कैश, तो सीसीई हम जानते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा। बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल है हमें, मिलने वाले हैं, मिलने वाले, तो ये हमारी एसेट हो गई, एसेट हो गई, तो हम इसे कहाँ दर्शाएंगे सर, कहाँ जाएगा ये, ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स याद हो जाएगा आपको एक तरीके, इस तरीके से। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, यानी कुछ खर्चे हैं ऐसे जो हमें पे करने पड़ेंगे, पे करने बाकी है, एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग। तो ये एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, इसे हम कहाँ दर्शाएंगे, लायबिलिटी हो गई। अनपेड एक्सपेंसेस है, यूँ मान लीजिए हमें कुछ खर्चे पे करने थे लेकिन हमने पे नहीं किए हैं, अभी भी बाकी बता रहे हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी हुई, इतना कंफर्म है। इसे दर्शाएंगे कहाँ पे, अदर करंट लायबिलिटीज में इसको दर्शाएंगे। जी, पहली बार आ रहा है रॉ मटेरियल, अब तक नहीं आया था, चौथे सम में इसकी एंट्री हुई है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किस हेड में जाएगा सर, इन्वेंटरीज में जाएगा। रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, स्टॉक इज इक्विवेलेंट टू इन्वेंटरी। जनरल रिजर्व तो हमें अच्छे से मालूम है सर, रिजर्व की कैटेगरी में जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ दर्शाएंगे सर, लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटीज में इसको दर्शाएंगे। मशीनरी, मशीनरी सर, मशीनरी कहाँ जाएगा सर, फिक्स एसेट है, कहाँ दर्शाएंगे सर, टेंजिबल एसेट्स में। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का आपने भुगतान आगे से कर दिया, आपने पे कर दिया है, समझ लीजिए कुछ अमाउंट है जो आपने पहले से पे कर दी है, तो एसेट हो गई। एडवांस पेमेंट कर दिया एक तरीके से, ऐसी बात हो गई, तो ये एसेट मानी जाएगी। और कहाँ इसको दर्शाएंगे, अदर करंट एसेट्स। ओनर्स फंड, ये जो है ओनर्स फंड, ये कहीं दिखाना नहीं है, इसके बेसिस पे आप कैपिटल ढूंढेंगे। ओनर्स फंड के हेल्प से आप क्या ढूंढेंगे सर, हम क्या ढूंढेंगे, कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड, मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड, इसकी मदद से हम कैपिटल का कैलकुलेशन कर सकेंगे।
ओनर्स फंड क्या होता है वो आगे कैलकुलेशन में आएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ दर्शाया जाएगा सर? ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, आप टैक्स का प्रोविजन कर रहे हैं, यानी टैक्स जब फ्यूचर में पे करना होगा तब आप उसका प्रोविजन कर रहे हैं कि मान लीजिए 6,000 टैक्स पे करने का आएगा, चलो इसका अलग से प्रोविजन कर देते हैं, साइड पे रख देते हैं। इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट कहाँ दर्शाया जाएगा सर? वेयर इन्वेस्टमेंट्स विल बी शोन। तो इन्वेस्टमेंट की हमारी जो हेडिंग है वो आती है नॉन करंट एसेट्स, लिख सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट्स। मैं स्पष्ट बोला नहीं गया है कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, तो जब नहीं बोला हो तो हमें लॉन्ग टर्म मान के चलना है। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस सामने रह गया था फर्स्ट साइड पे, तो वर्क इन प्रोग्रेस कवर कर लेते हैं पहले। वर्क इन प्रोग्रेस भी सर इन्वेंटरी का हिस्सा है। इन्वेंटरी की सेक्शन में जाएगा। रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी प्रोसेस में है। आपने जो मटेरियल है लिया है, परचेस किया मार्केट से, वो प्रोसेस में, प्रोग्रेस में यूज किया जा रहा है टू कन्वर्ट दैट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल हो गया WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश गुड्स, ये तीनों तीन कहाँ दर्शाना है सर? आपने इन्वेंटरीज में दर्शाना है। इन सब का रिलेशन स्टॉक के साथ है, गुड्स के साथ है, यूँ समझ लीजिए। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन तैयार। अब हम आगे, क्लासिफिकेशन सारी चीज़ों का हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम नोट्स बनाएंगे। 20 नोट्स के लिए रेडी हो जाइए। हर सम में सबसे पहले आपने नोट्स तैयार करने होंगे। हम पहला नोट्स, हम जानते हैं हमारा पहला नोट्स क्या होता है। वी नो वेरी वेल व्हाट इज द फर्स्ट नोट। हमारा पहला नोट है सर शेयर कैपिटल। पहला नोट्स जो है शेयर कैपिटल, लेकिन शेयर कैपिटल आपको अच्छे से पता है, शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है दोस्तों, वो अधूरी है। मीन्स हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल के कैलकुलेशन के लिए आपको पहले ओनर फंड्स समझना होगा। चलिए, नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले आप एक नोट लिख लीजिए। ये नोट आप लिख लीजिए पहले अपनी नोटबुक में। इन दिस सम ओनर्स फंड बैलेंस इज गिवन। with the help of owners fund balance and working first reserves and surplus, first we can find the balance of capital. आपने पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस कैलकुलेट करना होगा। देन बैलेंस ऑफ कैपिटल। हमको इस समय कैपिटल की बैलेंस नहीं दी हुई है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट दिया हुआ है ओनर्स फंड, जिसके बेसिस पे हम कैपिटल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ओनर्स फंड क्या होता है? व्हाट इज ओनर्स फंड? तो देख लेते हैं ओनर फंड्स क्या होते हैं। ओनर्स फंड का मीनिंग होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन दोनों का समावेश ओनर्स फंड में हो जाता है। अब हमारे पास ओनर्स फंड है, शेयर कैपिटल नहीं है, रिजर्व्स एंड सरप्लस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल कितना होता है। तो हम सबसे पहले क्या फ्रेम करेंगे दोस्तों? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हम अब कैलकुलेट कर लेते हैं पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस। कम से कम दो बैलेंस होगी तो हम तीसरी बैलेंस ढूंढ पाएंगे। हमारे पास अभी सिर्फ एक ही बैलेंस है, ओनर्स फंड। शेयर कैपिटल नहीं है हमारे पास, और रिजर्व्स एंड सरप्लस हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया, तो हम पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आएगा, जनरल रिजर्व है 26,000।
23,600। चलिए उसके बाद हमने एक और कुछ एक चीजें हैं, 3 आइटम्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड भी आएगा रिजर्व सेल सरप्लस में, उसकी एंट्री ले लेते हैं 38,398। और कुछ पीएनएल की बैलेंस थी, ये रही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस माना जाएगा, डिडक्ट करेंगे, ये नेगेटिव सेंस में रहेगा, माइनस के तौर पे दिखाना है। तो अब इसका टोटल लेंगे, पहले 2 पॉजिटिव है, इनको ऐड करें, डिडक्ट करेंगे, ऐसे ही दिख रहा है जनरल रिजर्व जितना है उतना ही प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो सीधा हिसाब है 38,398 ही आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस रेडी हो गया। अब हम शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी कैन कैलकुलेट शेयर कैपिटल, क्योंकि अब हमारे पास एक बैलेंस मिसिंग है, वो बैलेंस हमारे पास आ चुकी है। चलिए तो अब आगे का कैलकुलेशन क्या बनेगा, ये आपका आगे का कैलकुलेशन। ओनर्स फंड कितने हैं हमारे पास, सब में दिया हुआ है 387,398, मैंने लिख दिया। शेयर कैपिटल नहीं है हमारे पास, जैसा है वैसा लिख दिया। रिजर्व एंड सरप्लस अभी हमने कैलकुलेट किया 38,398 आया। चलिए उसके बाद कैलकुलेशन में कैसे आगे बढ़ेंगे सर, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा शेयर कैपिटल इज इक्वल टू जो ओनर्स फंड है उसको हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे इस तरफ, साइन चेंज हो जाएगी, मीन्स हायर बैलेंस विल बी डिडक्टेड, हायर बैलेंस में से लोअर बैलेंस डिडक्ट करेंगे, मीन्स ओनर्स फंड डिडक्ट रिजर्व एंड सरप्लस, यू विल गेट शेयर कैपिटल आफ्टर डिडक्टिंग। तो आपको शेयर कैपिटल मिल जाएगा 3,49,000। इस तरीके से आपने वैल्यूएशन करना है। मैं इसे नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूं ताकि आप अच्छे से लिख सकेंगे। तो ये आपका शेयर कैपिटल रेडी हो गया। अब मैं शेयर कैपिटल की एंट्री यहाँ पे कर सकता हूँ नोट नंबर 1 में, और यही शेयर कैपिटल रहेगा, हमारा कैपिटल रहेगा 3,49,000। पहले 2 नोट कंप्लीट हुए। ठीक है, जिसे ओनर्स फंड पता होगा वो कैपिटल इजीली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नोट्स रेडी हमारे। अब हम थर्ड नोट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नोट का हेडिंग, व्हाट इज द हेडिंग ऑफ द थर्ड नोट। थर्ड नोट की हेडिंग दे देते हैं पहले, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे कुछ शायद 3 एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, 3 कंपोनेंट्स है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। पहले 2 ऊपर ही है, फर्स्ट दिख रहे हैं, तो पहले की एंट्री ले लेते हैं, मुथूट को ले लेते हैं पहले। लोन फ्रॉम मुथूट फिनांस 20,000। फिर बंधन बैंक सामने ही है तो उनको ले लेते हैं, उसकी एंट्री ले लेते हैं। बंधन बैंक लोन 56,000। और एक और कैलकुलेशन था, और वो था पब्लिक डिपॉजिट्स, ये रही पब्लिक डिपॉजिट्स 5,000। सो 3 कंपोनेंट्स यानी कि 3 इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, तीनों को अब ऐड कर देते हैं। नोट नंबर 3 रेडी हो जाएगा, 20 + 56 76 + 5 81। तो इस तरीके से हमारा नोट 3 रेडी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट 4 में कोई एंट्री नहीं है, मीन्स देर आर नो अदर करंट लायबिलिटीज, तो वो आएगा 0 यानी कि नील। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं क्या हेडिंग है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कौन सी चीज थी, LTP, तो प्रोविडेंट फंड ये रहा 20,000 दिख रहा है। एक ही वैल्यूएशन, एक ही कंपोनेंट है इस नोट्स के अंदर, तो वही टोटल रहेगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज ओनली वन, प्रोविडेंट फंड दैट इज 20,000। पॉइंट 6 में कोई एंट्री नहीं है, मीन्स इससे जुड़ी हुई कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आर 0 मीन्स नील। नोट नंबर 7 पे चलते हैं। नोट नंबर 7 हेडिंग ट्रेड पेएबल्स। तो ट्रेड पेएबल्स की इंफॉर्मेशन नॉर्मली 2 ही एंट्री होती है। एक होते हैं हमारे पेएबल्स में आते हैं क्रेडिटर्स, और दूसरे आते हैं बिल्स पेएबल।
तो चलिए क्रेडिटर्स की एंट्री ले लेते हैं 56,000। ये रहे हमारे क्रेडिटर्स 56,000 और ये रहे हमारे बिल्स पेबल 50,000। तो टोटल भी साथ में कवर कर लेते हैं। सो टोटल ऑफ सेवंथ नोट इज 1,06,000। 56,000 है 50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो ही एंट्री ट्रेड पेबल्स में होती है। अब हम नोट नंबर 8 कवर करते हैं। हेडिंग दे देते हैं नोट नंबर 8 की, अदर करंट लायबिलिटीज। तो अदर करंट लायबिलिटीज में हमें अब देखना होगा क्या चीजें अवेलेबल है। एक है हमारे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, कुछ खर्चे हैं जो हमने पे नहीं किए, तो वो हमारी एक तरीके से शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मानी जाती है, हम पे कर देंगे, लेकिन फिलहाल हमने पे नहीं किए। और दूसरी एक और ऐसी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ढूंढ लेते हैं क्या थी, कहाँ चली गई। करंट लायबिलिटीज ओसीएल, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो दूसरी एंट्री ले लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, और टोटल भी ले लेते हैं साथ में, दो चीज़ों का समावेश है। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 है जी, और टोटल हो गया 38,000। चलिए नोट नंबर, आखिरी नोट लायबिलिटी साइड का, मीन्स पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चलिए तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे चलते हैं। तो आएगा प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन है देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स है, एक ही एंट्री है, टोटल भी ले लेंगे 6,000 आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पे हमारे लायबिलिटी के 9 पॉइंट्स कवर हो गए। अब आएंगे एसेट सेक्शन में। तो सबसे पहले नोट नंबर 10 की हेडिंग ले लेंगे, टेंजिबल एसेट्स। तो देखते हैं वन बाय वन कितनी टेंजिबल एसेट्स हैं और उनको अब हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे मशीनरी। चलिए मशीनरी कितनी है, 56,000 की है, डन। उसके बाद अगली एंट्री ले लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग था कुछ, लैंड एंड बिल्डिंग ये रहा। तो लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री ले लेते हैं, और लैंड एंड बिल्डिंग आ गया 1,35,000। इसके बाद फर्नीचर है कुछ, ये रहा 74,000, और फर्नीचर के साथ साथ डेप्रीशिएशन भी था, ये रहा एक एसेट के साथ डेप्रीशिएशन भी फर्नीचर से जुड़ा हुआ है, तो हम फर्नीचर में उसको दर्शाएंगे। सो फर्नीचर की जो ओरिजिनल बैलेंस है 74,000 है, माइनस डेप्रीशिएशन 4,000 का है, डिडक्ट करेंगे तो 70,000। टोटल ले लेते हैं। सो टोटल टेंजिबल एसेट्स हो गए हमारे 2,61,000। तो सारी तीन टेंजिबल एसेट्स थी कवर हो गई। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स तो कुछ तीन प्रकार की इनटेंजिबल एसेट्स हमने रिकॉर्ड की थी, जहाँ तक मुझे याद है। एक ट्रेडमार्क है, एक गुडविल है, और एक कॉपीराइट है। तीन चीजें थी, तीनों बेसिक चीजें हैं। चलिए तीनों तीन की एंट्री लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कॉपीराइट, और मुझे तो तीनों तीन याद है, मैं तीनों तीन लिख सकता हूँ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और गुडविल, और मैं तीनों का बैलेंस ले लेता हूँ टोटल। चलिए तो मैं इन तीन का बैलेंस टैली कर लूँ एक बार। गुडविल 20,000 सही है। चलिए फिर ट्रेडमार्क 74,000 सही है। क्या बचा, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट देख लेते हैं कितनी बैलेंस है कॉपीराइट की।
टैली कर लेते हैं, क्रॉस टैली 8000 सही है। सो टोटल 1,02,000 इन तीन इंटेंजिबल एसेट्स का। एसेट की बाद आगे बढ़ते हैं, मीन्स 12 नंबर पे चलते हैं। एसेट कॉलम में ही नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वैसी एक है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ही है हेडिंग इन्वेस्टमेंट्स के नाम से ही है, यस। तो 12,000 इसकी एंट्री ले लेते हैं। सो 12,000 इन्वेस्टमेंट की एंट्री आ गई, एक ही है। 13 नंबर में कोई एंट्री नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, फिक्टिशियस एसेट पे चलते हैं। 14 नंबर पे अदर नॉन करंट एसेट, वैसा एक नॉन करंट एसेट है, तो देख लेते हैं कौन सा था। कुछ डेवलपमेंट था, हाँ डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, सही है। चलिए तो ये एक एंट्री है, इसमें ले लेते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंसेस 9,200। 15 नंबर की हेडिंग पहले दे देते हैं, नोट नंबर 15। व्हाट इज द हेडिंग ऑफ नोट नंबर 15? इट इज करंट इन्वेस्टमेंट, मींस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसे कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सामने नहीं दी है। अगली आती है इन्वेंटरीज, नंबर 16 पे। तीन इन्वेंटरीज मुझे याद है, एक रॉ मटेरियल है। चलिए ले लेते हैं इसकी एंट्री वन बाय वन। रॉ मटेरियल 18,000, और अगली दोनों की साइड पे थी लास्ट में, यस, वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज 10,000 एंड फिनिश गुड्स दैट इज 20,000। तो आपकी ये तीन चीजें रेडी। तो 16 नंबर का जो नोट है उसमें तीन चीजें का समावेश होता है। इन्वेंटरीज टोटल ले लेते हैं, व्हाट इज द टोटल? 48,000। सो 16 कंप्लीटेड। 17 नंबर में आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स की दो चीजें हैं, नॉर्मली दो होती, और तीसरी चौथी अगर कुछ एडजस्टमेंट जैसा हो, जैसे बैड डेट रिजर्व वगैरह पिछले सब में था, तो वो डिडक्ट होता है डेटर्स बैलेंस में से। चलिए एक तो डेटर्स है 1,64,000, और बिल्स रिसीवेबल है, उसका बैलेंस भी एक बार टैली कर लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल कहाँ गया? पेबल दिख रहा है, रिसीवेबल 20,000। चलिए तो दो एंट्री है, दोनों ले लेते हैं, टोटल ले लेते हैं उसकी। बिल्स रिसीवेबल 20,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000, और डेटर्स हमारे डेटर्स डेटर्स 1,64,000, टोटल 184, सही है। चलिए फिर 18 नंबर में आती है बात कैश की, होगी कैश तो करेंगे ऐश। तो कैश पे चलते हैं। कैश एक ही बैलेंस है यहाँ पे, ओनली कैश बैलेंस इज गिवन। सो सीधा हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के टोटल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी मेरी वैल्यू में गड़बड़ी है, सुधार लेते हैं। यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 21 लिखा है। सो लेट मी मेक इट 21 198। सो 21 198 ये हमारी कैश की टोटल है। और नंबर 19 में कोई एंट्री नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इज नील। चलते हैं आखिरी पड़ाव पे, अदर करंट एसेट। ऐसी कुछ एक अदर करंट एसेट थी, तो वो ये रही प्रीपेड इंश्योरेंस। हमने एडवांस पेमेंट किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को एडवांस में पे कर दिया है, तो ये हमारे लिए एसेट हो गया। हमने एडवांस पेमेंट किया है, कोई बाकी नहीं, पहले पे कर दिया है। प्रीपेड जैसे हम रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज में प्रीपे करते हैं वैसे। सो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा 2,000 है, टोटल 2,000। तो इस तरीके से आपका नोट रेडी हो गया है। 20 नोट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है सर? 3 स्टेप में आपने वैल्यूएशन करना होता है। पहले क्लासिफिकेशन कर देनी सारी चीजों की, दूसरा स्टेप है नोट्स प्रिपेयर करने अच्छे से। नोट्स प्रिपेयर करना जरूरी है और कंपलसरी है, यूँ समझ लीजिए। और बाद में आपने बैलेंस शीट स्ट्रक्चर जो है उसी स्ट्रक्चर में आपने लिखना है, उसमें मनमानी नहीं करनी है, एक भी ऊपर नीचे नहीं करने हैं।
ये फॉर्मेट आपने मेमोराइज करना है, बाय हार्ट करना है, और इसी फॉर्मेट में आपने सम्स कैलकुलेट करने हैं दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए, तो अब चलते हैं बैलेंस शीट। इस तरीके से आप फॉर्मेट फटाफट अगर बाकी है आपका तो रेडी कर लीजिए। इतनी कॉलम्स आपने फ्रेम करनी है, हेडिंग दे दीजिए। गेट रेडी फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट प्रिपरेशन। चलिए, हेडिंग दे देनी है सबसे पहले आपने, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। और अब 3 कॉलम रेडी करनी है आपने। वर्टिकल फॉर्मेट आपने फ्रेम करना है, सबने स्पष्ट बोला है। पार्टिकुलर्स, नोट नंबर्स एंड अमाउंट, ऐसे 3 कॉलम आपने रेडी करनी है। चलिए, सबसे पहली हेडिंग क्या आएगी? हम पहले हेडिंग देंगे। सबसे पहली हेडिंग आएगी इक्विटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें सबसे पहली हेड क्या आएगी? शेयर होल्डर्स फंड। हमने यहां लिखा ही है शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज ओनर्स फंड। दूसरा नाम क्या है इसका? ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में 2 चीजें आती हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था, इस सब में मिसिंग था 3,49,000। इसकी एंट्री होगी सबसे पहले। फिर आएगा नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 1 है। फिर आएगा नोट नंबर 2, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो उसकी एंट्री ले लेते हैं 38,398। इस तरीके से आपने ध्यान से, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो नोट्स में आपकी बैलेंस आ रही है, टोटल आ रहा है, वही यहाँ पे दर्शाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नोट्स पे चलते हैं। सेकंड जो पॉइंट होता है, ज़्यादातर ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर होगा तो सेपरेट बैलेंस होगा इसका। इसका कोई वर्किंग नहीं, कोई नोट्स नहीं फ्रेम करनी, सीधी इसके बैलेंस दी होगी, वो आपने लिख देनी यहीं पे ऐसे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरे में हमारे पास इसका कोई पॉइंट यानी कुछ बैलेंस नहीं है। यहाँ तो आप नील दर्शा सकते हैं, कुछ नहीं लिखेंगे तो चलेगा, डैश कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरी हेडिंग लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी के अंदर, लायबिलिटी सेक्शन में टोटल 4 पॉइंट्स हैं। पहला शेयर होल्डर्स फंड है, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट एसेट। इसमें पहला पॉइंट लेते हैं, इसमें आएगा अगला पॉइंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमने कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा था? 81,000। सही है। चले नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 में कोई बैलेंस नहीं थी हमारे पास, इसलिए आएगा शून्य, नील। हम टैली भी करते जा रहे हैं, जिससे हमारे लिए अगर कुछ हमने एरर की होगी तो हम रेक्टिफाई उसको सुधार सकते हैं। अगला पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दैट इज नोट नंबर 5, और टोटल वैल्यू है इसकी 20,000। तो यहाँ पे थर्ड सेक्शन कंप्लीट हुआ लायबिलिटी का। नॉन करंट लायबिलिटीज की बैलेंसेस आ चुकी है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज पे चलते हैं। लॉन्ग टर्म के बाद अब शॉर्ट टर्म के पास चलते हैं। टोटल 4 हेड्स होता है, चौथा हेड है करंट लायबिलिटीज। चलिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इस सब में नहीं है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, शून्य। नोट नंबर 6 इज 0, नील। नोट नंबर 5 का टोटल है हमारे पास ट्रेड पेबल्स, दैट इज 1,06,000। चलिए फिर टैली करते हैं आगे। नोट नंबर 8 के पास चलते हैं। 2 चीजें और बाकी है। नोट नंबर 8 यानी अदर करंट लायबिलिटीज 38,000, डन, सही है। नोट नंबर 9 का बैलेंस इट इज 6,000। सो ओवरऑल लायबिलिटी इज कंप्लीटेड। अब हम क्या करेंगे सर? 4 चीजों का समावेश हो जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड आ गया, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इन 4 चीजों की एंट्री हो जानी चाहिए। टोटल 9 नोट्स की एंट्री आपकी होनी चाहिए लायबिलिटी साइड पे। इस तरीके से फॉर्मेट के हिसाब से टोटल ले लेते हैं 638,398। जो लायबिलिटी का टोटल है वही टोटल आपका एसेट साइड पे आना चाहिए, टैली होना चाहिए।
तो देख लेते हैं, आगे वैल्यूएशन करेंगे तो पता चलेगा। एसेट पे चलते हैं और पहली एसेट क्या होती है सर? एसेट के अंदर दो ही कैटेगरी है, एक होता है नॉन करंट एसेट और दूसरी कैटेगरी है करंट एसेट, और उसके अंदर जो सब हेड्स है उसको आपको ध्यान में रखना है। एसेट में सबसे पहला हेडिंग आएगा फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट में उसमें फर्स्ट हेडिंग आएगा टेंजिबल एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स में पहली लॉन्ग टर्म एसेट फिक्स एसेट, और उस फिक्स एसेट में पहली क्लासिफाइड एसेट है टेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट्स की टोटल हमने कैलकुलेट करी हुई है 2,61,000। फिर आएगा फिक्स एसेट में ही दूसरा क्लासिफाइड एसेट आता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स 1,02,000 हमने कैलकुलेट करी हुई है। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट में। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट हो गया। अब फिक्स एसेट के बाद दूसरी जो नॉन करंट एसेट है वो लेते हैं, दैट इज नोट नंबर 12, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो 12,000 का है। उसके बाद नोट नंबर 13 हम ले लेते हैं। नोट 13 में क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई बैलेंस नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं किए हैं, किसी को भी हमने नहीं दिए हैं, तो डैश। इसके बाद नोट नंबर 14 में एक बैलेंस थी, तो उसकी एंट्री यानी कि फिक्टिशियस एसेट यानी कि अदर नॉन करंट एसेट्स 9,200। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी कि नॉन करंट एसेट्स कंप्लीट हुई, उनकी एंट्री कंप्लीट। अब चलते हैं एसेट नंबर 15 मीन्स नोट नंबर 15, और पहले हेडिंग लिख लेते हैं। नॉन करंट एसेट के बाद अगली मेन हेडिंग होती है करंट एसेट्स, और करंट एसेट में पहली एसेट आ जाएगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि टेक्निकली करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो वो नहीं है इस सब में, इसकी ऐसी कोई प्रोविजन नहीं, मीन्स ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो डैश। नोट नंबर 16 के हिसाब से अगली एंट्री होगी इन्वेंटरीज की। करंट में दूसरी जो क्लासिफाइड एसेट है वो है इन्वेंटरीज। 48,000 की इन्वेंटरीज है विच इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। उसके बाद नोट नंबर 17 और 18 ले लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स आर 1,84,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अच्छा यहाँ पे अमाउंट में वेरिएशन है, यानी हमें अमाउंट रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। लास्ट में टोटल देख लेते हैं, यहाँ 21 सम में 21 है, यहाँ मैंने 20 लिया है, तो बैलेंस चेक कर लेंगे जिससे हम बाद में फाइनल कर सकेंगे। चलिए शॉर्ट टर्म कोई लोन्स एंड एडवांसेस है तो नहीं है, उसमें नील है। उसके बाद आएगा अदर करंट एसेट्स दैट इज 2,000। इस तरीके से हमने वैल्यूएशन करना है। लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो आपकी एसेट साइड पे टोटल टैली होना चाहिए, तो इस तरीके से आपने बैलेंस शीट फ्रेम करनी है। चलिए अब हम कैश वाली जो हमारी एक एरर है वो चेक कर लेते हैं। हमें एसेट साइड का टोटल चेक करना होगा। सो लेट अस चेक द टोटल नाउ whether it is 20,000 or 21,000. So let me check 2,61,000 plus 2 zeros, then 12,000, then 9,200 plus 48,000 plus 184,000 plus 2,000. So it is 20,198 only. So we have to change from क्वेश्चन में कितना है कैश बैलेंस एक बार देख लेते हैं। 21 है, मेक इट 20,000, उसको 20,000 कर दीजिएगा। ठीक है, 21 नहीं है 20 है। कैश बैलेंस जो है 20,198 दर्शाना है आपने। एरर है छोटी सी, 20 था यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने चेंज करके 21 कर दिया था। क्वेश्चन में 21 था बाय मिस्टेक।
और आपका फाइनल बैलेंस कैश का आपने लेना है 20,198। सो नाउ यू कैन टैली एसेट और लायबिलिटी का टोटल एक बार चेक कर लीजिए। अब टैली होना चाहिए 638 398 फाइनल टोटल होना चाहिए दोनों साइड पे, लायबिलिटी का टोटल और एसेट साइड का टोटल शुड बी टैलीड।